नमस्कार, जेएमए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जेएमए न्यूज। राज्यात एकूण ऍक्टिव्ह कोरोना रुग्णांची संख्या 7,793 वर। कोरोनावर रामबाण औषध तयार केल्याचा रामदेव बाबा यांचा दावा। सीईटी परीक्षा पुढे ढकलल्या उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची माहिती। ऑनलाइन शिक्षणात अडचण निर्माण होणे यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आढावा। शिक्षकांच्या मागण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर निर्णय। सुशांतच्या संपर्कातील 15 जणांची चौकशी जारी। पालिका आयुक्त मुंडे यांच्या विरोधात पोलिसांकडे महापौरांची तक्रार। खासगी रुग्णालयाच्या लुटमारीमुळे पालिका हतबल। बातमी आहे नवी मुंबईतून। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेविका उषा भोईर यांच्याशी संपर्क साधून आमचे प्रतिनिधी राजकुमार विश्वकर्मा यांनी घेतला आढावा। चला तर पाहूया। मेरा नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम नवी मुंबई के कोपरी गांव सेक्टर 26A में खड़े हैं, जहां मेरे साथ यहाँ पर इस विभाग की, इस इलाके की नगर सेविका उषा भोईर जी है, उनके पति पुरुषोत्तम भोईर जी, दोनों शख्सियत यहाँ पर साथ में खड़ी है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जिस तरह पिछले 2.5-3 महीने से जो लॉकडाउन का जो दौर रहा है, आज अनलॉक का दौर चालू हो गया है। कहीं न कहीं जो हमारे कोरोना योद्धा थे, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गई, सैनिक हमारे हो गए, नर्सेस हमारी हो गई, सफाई कर्मी हमारे हो गए, कहीं न कहीं इनके साथ में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्होंने इस पूरे संकट के कार्यकाल में इन्होंने अपने इलाके में कोई भूखा न रह जाए, अगर कोई बीमार होता तो वो किस तरह हॉस्पिटल लेके जाया जाए, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि भी इस लिस्ट में एक कोरोना योद्धा के रूप में अपना योगदान देते चला है। मैं पहले चलूंगा उषा भोईर जी आपके पास। मैडम, यहाँ पर बताइए कि 2.5-3 महीने कार्यकाल में कोरोना का कार्यकाल था, यहाँ पर किस तरह का मतलब आपने यहाँ के लोगों की मदद की? कोरोना कोविड-19 का प्रादुर्भाव पूरे जगभर में ही फैला हुआ है और हमारे यहाँ जब हम सोशल मीडिया से इसकी जानकारी हमने ली, चाइना में हुआ, चीन में, अमेरिका में हो रहा था, तभी हमने डिसाइड किया कि ये हमारे यहाँ भी आ सकता है इंडिया में। तभी हमने वार्ड ऑफिसर को एक लेटर लिखा कि हमारे यहाँ सैनिटाइजरिंग कोपरी गाँव में करवा के लीजिए करके, और लेटर के माध्यम से फिर उसके बाद में हमें सैनिटाइजरिंग करवा दिया। फिर बाद में हमारे यहाँ इंडिया में भी लॉकडाउन हुआ। फिर लॉकडाउन होने के बाद हमने मास्क सबको अटक किया। उसके बाद में लोग घर में थे तो उनको रेशन कमी होने की वजह से हम लोगों ने पूरे कोपरी गाँव मतलब कोरोना की जो बचाव की आपने बिल्कुल एक नगर सेविका की हैसियत से आपने पूरा फर्क कर पाते। लेकिन मैडम, एक चीज मैं आपको जानना चाहूँगा कि इलाके के अंदर कई पिछले दिनों में जो हमने यहाँ पर आए, तो केंद्र की जो सरकार की अनाज की जो योजना थी, यहाँ तक कुछ लोगों तक अभी पहुँचा नहीं, इसके लिए आपने क्या कुछ कोशिश की? नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, क्या जब हमें पता चला फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर में, तो लोग डरे हुए थे कि ये लॉकडाउन कब उठेगा। फिर सेकंड लॉकडाउन चालू होने के बाद हमें फोन आने लगे कि हमें गांव जाना है, यहाँ पे व्यवसाय बंद हो चुका है, जॉब नहीं है लोगों को, जो नाका कामगार थे उनके लिए बहुत काफ़ी सारी दिक्कत थी। जो अपने दैनंदिन जो काम करते थे उनके घर पे काफ़ी सारी आर्थिक मंदी की उनके पास बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। ये पता चला कि जब हम लोग ने हमारे आदरणीय लोकनेता गणेश नाइक साहब हैं और उनके जो लड़के संदीप जी नाइक साहब, हमने उनसे ये सारे लोगों की जो बातें सुनने के बाद, हमें फोन आने के बाद हमने ये बातें उनके कान पे पर डाल दी। उनसे जाके मिले, यहाँ का जो वार्ड का जो परिस्थिति है उनको हम लोग ने बताया, ये वार्ड का परिस्थिति। उन्होंने तुरंत एक लेटर लिखवाया मंत्रालय में दादा ने कि जिनको राशन नहीं मिल रहा है उनको मुफ्त में राशन कैसा दिया जाए, या फिर जो जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको कैसे अवेलेबल राशन हो, और उनकी अर्जी बाद में मान्य की गई। और फिर उन्होंने हमें भी कहा गया कि इनके ऐसे लीज बनाओ कि जिनको दिक्कत है। करीब हमदार संदीप नाइक की ओर से और हमदार गणेश नाइक साहब की ओर से हमने यहाँ पे 3,500 परिवारों में राशन दिया। 5 किलो तांदुल, 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल, उसके बाद में शक्कर, मतलब ऐसे जो दैनंदिन खाना खाने के लिए जो उपलब्ध होनी चाहिए
करीब करीब 1-2 लॉकडाउन में, मतलब 23 तारीख से लेके अप्रैल के एंड तक हमने राशन देने की राहत लोगों को दी और कहा कि आप कोई भी दिक्कत हो या कोई भी मुसीबत हो या क्या दवाई की जरूरत हो, हॉस्पिटल में आपको कुछ तकलीफ हो, पुलिस स्टेशन में से आपसे अगर कोई गांव जाना चाहते हैं, ई पास की जरूरत हो तो ई पास के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, बाद में सैनिटाइजर का जो तकलीफ थी लोगों को नहीं उपलब्ध हो रहा था वो उपलब्ध करना, मास्क उपलब्ध करना, बाद में अर्सेनिक की दवा हमारे जो मंत्रालय से आरोग्य विभाग से हमें पता चला कि अर्सेनिक की गोली इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, तो अर्सेनिक की गोली करीब 2000 गोलियां जो डिब्बी थी वो हम लोगों को दी। मतलब आज तक जिनकी आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो उनको आर्थिक मदद करना, ऐसे काफी सारे काम यहाँ पे विषय अपने जो कॉर्पोरेटर है कोपरी गाँव के उनके माध्यम से, और हमारे काफी सारे कार्यकर्ता हैं, जैसे कि हमारे केशव ठाकुर जी है यहाँ पे जो वार्ड के अध्यक्ष है कोपरी गाँव के, उनकी तरफ से मदद हुई। समीर जी भोईर है हमारे यहाँ पे, नितिन जी भोईर है जो इनके पीछे बहुत सारे यंगस्टर उनके पीछे खड़े हैं, सुरेश जी ठाकुर है, सुरेश जी ठाकुर जी को उनके तरफ से काफी लोगों को मदद हुई है। परशुराम जी ठाकुर है, उन्होंने जैसे मैंने ये सब राशन की बात हो, दवाई की बात हो या आर्थिक मदद हो या पाटबल देना, उनको सपोर्ट करना, ये परशुराम ठाकुर की ओर से भी काफी सारी मदद भी हो चुकी है। ये काफी आज आप देखोगे कोपरी गांव में लोगों को आप किसी भी आज मिलोगे तो उषा भोईर के बारे में आप बात करोगे क्या उषा भोईर ने आपको खुद को भी राहत दी है, तो मुझे नहीं लगता है कोई बोलेगा नहीं करके। जब हम लोग ने डोर टू डोर, वी वेंट टू डोर, वी नॉट ओनली गिव द राशन, वी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज कोविड-19, क्योंकि यहाँ पे स्लम एरिया है, गाँवतान एरिया, तो सिर्फ राशन देना उनके घर पे लिए नहीं हम लोग गए थे, उनको समझाया मास्क की वैल्यूएशन क्या है, तुम्हारे हाथ धोना, हाथ में हमेशा 15-15 मिनट के अंदर, ये सब हम लोग ने उनको बयान करके प्रेजेंटेशन दी। कुशल जी, आप शिक्षक समिति में रह चुके हैं, मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल है कि जैसा आपने बताया अपने बयान के अंदर कि लॉकडाउन के अंदर आर्थिक मंदी के दौरान मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट चुकी है। सर, आज भी लोग स्कूल की फीस मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है भारत सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ होनी चाहिए लॉकडाउन के दरमियान, और जो स्कूल की फीस है उसको भी माफ कर होनी चाहिए? मैडम, पहले आपकी प्रतिक्रिया। हमारा बीजेपी पक्ष की ओर से हमने ये किया था कि जो भी बिल लॉकडाउन के कार्यकाल का हो वो माफ़ किया जाए। जो फीस हो, स्कूल तो हुआ नहीं है मार्च से लेके अभी तक, तो स्कूल की फीस भी वो माफ़ की जाए, क्योंकि लोग 3 महीने से घर में बैठे हैं, तो उनके पास में अभी ये फीस और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए उतने पैसे भी नहीं रहेंगे कि एक साथ इतना पेमेंट वो करें। ठीक है सर, एक कमेंट आपका इस पे। ये जब हम लोग को पता चला कि अभी ये कितना महीना, अभी 1 महीना 110 दिन हो गया मेरे ख्याल से, तो 120 के आसपास 110 के मेरे को दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से। जब हमें पता चला कि लोगों के, जब हम लोग ने फोन आने चालू किए लोगों के, बाबा अभी लाइट बिल का कैसे हो गया, डायरेक्ट 3 महीने का डायरेक्ट लाइट बिल आने वाला है, तो हमने यहाँ पे जो हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है MSCB के, उनके हम लोग ने कॉन्फ्रेंस ली थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोगों से बात हो गई। वो खुद थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, डेप्यूटी इंजीनियर थे, मैडम थे, और हमारे 2-4 कार्यकर्ता हो गए। वो सेमिनार में हम लोग उनको सेमिनार में वेबिनार थी, तो वेबिनार में हम लोग ने उनको ये बात रखा, एटलीस्ट जो कोपरी गांव का जो गाँवतान एरिया है, देखो गाँवतान एरिया में 100 यूनिट से महीने से ज्यादा कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एफोर्डेबल नहीं है। उनके 12-15 हज़ार रुपये का सैलरी होता है, या जो भी कमाई रहता है 15-20 हज़ार महीने से ज्यादा कोई यहाँ पे कमाता नहीं है। तो एटलीस्ट 100 यूनिट का जो बिल आ रहा है उनको आप सरसकट माफ करो। जिनका यूनिट 300-400 यूज करते, एटलीस्ट दे मस्ट बी अर्निंग समथिंग। जो 300 और 400 रुपए महीने का आपका एवरेज अगर देखेंगे 2-3 साल में, दैट मीन दे आर नॉट ए पुअर पीपल। हु आर द पुअर पीपल? दो दे आर हैविंग ओनली 100 यूनिट। तो हमने उन्होंने वेबिनार में उनको बात रखी थी कि 100 यूनिट आप माफ करो, एटलीस्ट 100 यूनिट को भी उनका आप माफ करो, इसी कहा। और स्कूल के फी के बारे में हमारी जो शिक्षण मंडल है NMC का, उनको हमने पत्र व्यवहार किया है कि एटलीस्ट ऑनलाइन शिक्षण कैसा दिया जाए, उसकी क्या आवश्यक। जैसे अभी बम्बई के अंदर जो हॉस्पिटल खुला, मेरे बाद में उसी में आ रहा हूँ मैं, बम्बई के NMC के थ्रू के स्कूल की NMC जो सबसे बढ़िया ऑल ओवर महाराष्ट्र नहीं ऑल ओवर हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया अगर शिक्षण कोई देती है तो नवी मुंबई महानगर का शिक्षण मंडल दे रही है। आज कहीं भी देखो 10वीं का कोई शिक्षण देती नहीं, गवर्नमेंट में फ्री शिक्षण हम लोग दे रहे। CBSE का पढ़ाई कोई भी मंडल देता नहीं है, गवर्नमेंट मंडल। CBSE का
सिलेबस हम लोग एनएमसी पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को, ये हमारे लिए गर्व की बात है समझ में। तो ये जब बात पता चली कि अभी ये दिक्कत है, तो हम लोग ने तुम्हारा कौन सा हॉस्पिटल खुला अपना बांद्रा में, ओपन हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ। तो हमने ऐसे किया क्या, बच्चे लोगों को अगर छोटी स्कूल आपको नजर आ रही है सामने, छोटी स्कूल में इसमें 6 वर्ग है, अगर बारिश के अंदर तुम्हारा मॉइस्चर ज्यादा होता है और ये बीमारी फैलने का डर है, हम लोग ने ओपन स्कूल चालू किया। जहाँ पे भी प्लॉट पड़े हुए जो सड़कों के एनकरेजमेंट प्लॉट है वो ले लो, जो अपने वास्तु है जो यूज नहीं की जाती है, वहाँ पे 50 स्कूल में बच्चे, एक स्कूल वर्ग के अंदर 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, 30-30 का डिवीजन कर दो, 50 का डिवीजन मत करो, और ओपन स्कूल की व्यवस्था हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो आज से उसका इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए प्लानिंग चालू करो, ताकि आके बच्चे लोगों को ये हो जाए। और स्कूल अगर स्कूल चालू ही नहीं हो रहा है, अगर टीचर्स आते ही नहीं, पढ़ाई की नहीं है, तो यहाँ का जो वर्ग है, जो पेरेंट्स लोगों का, ये मध्यम वर्गीय लोग हैं और गरीब लोग हैं, एटलीस्ट ये साल का 2020 का फी मत लो, ऐसे हम लोग ने वहाँ पे अर्जी की हुई है। अर्जी उन्होंने की हुई है, जैसा आप सब शब्दों में कहा है, उषा जी ने कहा है, उनके पति कुसुम जी कहा है कि लॉकडाउन के दरमियान उनकी जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी थी उन्होंने तो निभाया, साथ ही साथ जो उनके नेता हैं गणेश नाइक जी, उनके नेतृत्व में पूरे कोपरी गांव के अंदर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचे, लोगों को किस तरह जागरूक रखा जाए इसकी भी जानकारी उन्होंने समय समय पे देते चले आए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम मिले किसी नई शख्स के साथ, फिर आपको रूबरू कराएंगे अगले जनप्रतिनिधि से। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन हिना पूजा के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, कोपरी गांव, नवी मुंबई।